Hello everyone, this is Professor MH और today we will discuss one practical question on receivable management. तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था रिसीवेबल मैनेजमेंट का बेसिक मीनिंग क्या होता है, उसका एक्सप्लेनेशन देखा था, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देखा था। उसके बाद इसकी क्या ज़रूरत है, इसको कैसे इफ़ेक्टिव बनाया जाए और उसका फॉर्मेट, ये हम लोग ने लास्ट वीडियो में कंसिडर करके देख लिया था। ठीक है, तो किसी को भी इसमें कुछ डाउट है बेसिक में तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरा क्लियर कट पिक्चर पता चल जाएगा कि रिसीवेबल मैनेजमेंट क्या होता है। लेकिन ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आने वाला है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझने से पहले एक छोटा सा 1 मिनट का रिकैप कर लेते हैं कि व्हाट डू मीन बाय रिसीवेबल मैनेजमेंट। तो रिसीवेबल मैनेजमेंट क्या होता है, आपने कस्टमर को उधार पे माल दिया है, आपने कस्टमर को क्रेडिट पे माल सेल किया है, गुड सेल किया है। अब आपको फ्यूचर में भी क्रेडिट पे करना है, ज़्यादा सेल करना है और वो पैसा टाइम पे रिटर्न कर दे, दैट इज कॉल्ड रिसीवेबल मैनेजमेंट। तो इन शॉर्ट रिसीवेबल मैनेजमेंट इज नथिंग बट इट इज अ कस्टमर मैनेजमेंट, कि आप कस्टमर को कितना माल उधार पे बेच सकते हैं जिससे कस्टमर वो पैसा टाइम पे भी पे कर सके और एज ए कंपनी जिसने माल उधार पे दिया उसको भी कोई प्रॉब्लम ना आए। आई बात समझ में? तो रिसीवेबल मैनेजमेंट इज नथिंग बट कस्टमर को जो आपने माल सेल किया है वो टाइम पे कर दे, पहला चीज। दूसरा, जो पीरियड के लिए आपने उधार दिया वो पीरियड के दौरान कस्टमर कंपनी को पैसा नहीं देता है तो कंपनी के ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट ना आए। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग को पूरा मैनेजमेंट करना है कि कितना उधार पे हम लोग माल बेच सकते हैं और कितने टाइम के लिए बेच सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिसीवेबल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम लोग और अच्छे से इसको कंसीडर करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसीवेबल मैनेजमेंट और इसे कैसे किया जाता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि मिस्टर चीकू इज ए ट्रेडर है। कौन है? चीकू ट्रेडर है। हुज करंट सेल्स आर 10,000 यूनिट बेचता है। एक यूनिट कितने का भाव है? 5 रुपीज़ का है, राइट? 5 रुपीज़ पर यूनिट का है। तो 10,000 यूनिट सेल करता है कितने के भाव से? 5 रुपीज़ पर यूनिट। एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है? 1 मंथ है, मतलब 1 महीने का उधार देता है। तो 10,000 यूनिट आपने बेचा, 5 रुपये के भाव से बेचा, ठीक है? और कितने महीने का उधार दे रहे हो आप? 1 महीना। भाई 1 महीने में पैसा रिटर्न कर देना। द करंट कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, जब आप पैसा कलेक्ट करने जाते हो तो आपका कलेक्शन कॉस्ट कितना हो जाता है? 2,000। सामने वाले को कॉल किया, किसी को भेजा भाई पैसा दे दे, वो सबका खर्चा मिला के 2,000 रुपया होता है। तो दैट इज़ द करंट पॉलिसी, ठीक है? ये नैनो नहीं है, ये चीकू है। वॉन्ट्स टू अडॉप्ट मोर लिबरल पॉलिसी टू इम्प्रूव सेल्स। तो चीकू अडॉप्ट करना चाहता है कि और लिबरल पॉलिसी दे जिससे कि इम्प्रूव सेल हो। मतलब 1 महीने का उधार देते हैं तो 10,000 यूनिट बिकती है। तो अगर 2 महीने का उधार दिया, 1.5 महीने का उधार दिया, 3 महीने का उधार दिया तो कितना यूनिट बिकेगा? क्योंकि जितना ज़्यादा यूनिट बिकेगा उतना ज़्यादा अपने को प्रॉफिट होगा, ठीक है? तो फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च कैरिड आउट। तो मार्केटिंग रिसर्च किया गया और ये इन्फॉर्मेशन सामने आई कि अगर हम लोग पॉलिसी ए फॉलो करते जिसके अंदर 1 महीने की बजाय 1.5 महीने का टाइम देते हैं तो हमारी जो यूनिट 10,000 की जगह कितनी हज़ार बिकेगी? कितने हज़ार बिकेंगे? 15,000 बिकेंगे। और एक्सपेक्टेड बैड डेट्स कितना होगा? 1%। बैड डेट्स का मतलब होता है 1% लोग पैसा नहीं देंगे, तो वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। और एक्सपेक्टेड कलेक्शन कॉस्ट कितना होगा? 2,500। पहला कितना था? 2,000 था। ऐसे ही करके 4 पॉलिसी दिया, 2 महीना देंगे तो क्या होगा, 2.5 महीना देंगे तो क्या होगा, 3 महीना देंगे तो क्या होगा, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन है। इसके बाद कुछ दिया, द कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो इज 22%। इसको देखेंगे कैसे यूज़ करना है। करंट बैड डेट लॉस इज 0.5%। मतलब 10,000 यूनिट आप बेचते हो तो उसमें सिर्फ 0.5% लोग ही पैसा देने से इनकार करेंगे, ठीक है? तो वो देखेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 20% है, ये ध्यान में रखेंगे। टैक्स रेट इज 15%। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन विच पॉलिसी विड यू रिकमेंड फॉर अडॉप्शन? ये वाला इधर पे नहीं है। विच पॉलिसी वुड यू रिकमेंड फॉर अडॉप्शन? तो आपको रिकमेंड करना है कि कौन सी पॉलिसी हम लोग को फॉलो करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। तो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है? फॉर्मेट किस तरीके से रहेगा? सबसे पहले लिखना है पार्टी का नाम। क्वेश्चन आपको समझ में आया?
क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन का मतलब है चीकू जो ट्रेडर है वो एज ऑफ नाउ 10,000 यूनिट बेचता है 5 रुपये के भाव से, तो 50,000 हो गया कि नहीं हो गया। एक महीने का उधार देता है, भाई मैं सेल कर रहा हूँ, एक महीने के बाद मुझे पैसा चाहिए। इसी दौरान उसका 2,000 का खर्चा हो जाता है कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, कॉल करने में, उससे फॉलोअप करने में, किसी को भेजने में, चेक कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, उसका 2,000 का खर्चा होता है। फिर वो सोच रहा है कि भाई 10,000 यूनिट कब तक बेचे, हम लोग को और ज़्यादा बेचना चाहिए। तो ज़्यादा सेल तब होगा जब हम लोग थोड़ा लिबरल पॉलिसी फॉलो करेंगे। एक महीने की जगह अगर 1.5 महीने का टाइम दिया तो कितना सेल होगा, 2 महीने का दिया तो कितना, 2.5 महीने का हुआ तो कितना, 3 महीने का दिया तो कितना। लेकिन सेल्स तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अपने को ये भी ध्यान देना है कि अगर 3 महीने का टाइम दिया तो 3 महीने तक अपने पास पैसा कुछ नहीं आएगा। तो कस्टमर का तो फायदा है, लेकिन वही टाइम पे कंपनी को लॉस नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ कंसिडर करने के लिए हमारे पास 4 पॉलिसी है, तो ये पॉलिसी को कंसिडर करेंगे। आई बात समझ में। इसका डेटा दिया है, हम लोग देखते हैं कैसे करना है। तो हम लोग पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। फॉर्मेट में सबसे पहले लिखने का चीकू, फिर आपको मैं बता दूं जितनी पॉलिसी है वो लिखने का। तो कितनी पॉलिसी है, तो पहला तो है प्रेजेंट पॉलिसी, दूसरा है पॉलिसी 1, तीसरा है पॉलिसी 2, जस्ट अ मिनट। तो पहला है प्रेजेंट पॉलिसी, दूसरा है पॉलिसी 1, पॉलिसी 2, पॉलिसी 3। मतलब इसको 1 नहीं है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो 4 पॉलिसी है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद 2 कॉलम बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला एक परसेंटेज का, दूसरा पर यूनिट का। अगर दिया है तो यूज़ करने का, नहीं तो छोटा छोटा 1-1 इंच का कॉलम अपने को बना लेना है, ठीक है। तो परसेंटेज पर यूनिट ये याद रखने का है। तो कितने कॉलम बने यहाँ पे, 5 क्यों बने बच्चा, इसलिए बने क्योंकि यहाँ पे 4 पॉलिसी दिया और ऑलरेडी अपना एक करंट पॉलिसी चल रहा है, तो 5 हो गया ना, इसलिए 5 कॉलम बनाए। तो 1 2 3 4 5, समझ में आया, इतना समझ गया। अब इसका बेसिक डिटेल लिखना है। तो प्रेजेंट पॉलिसी में यूनिट्स कितने थे, पहला तो कितने महीने का टाइम दिया था, 1 मंथ का। दूसरा यूनिट कितनी थी यहाँ पे, 10,000 यूनिट थी, बराबर है। पूरा क्वेश्चन हम लोग रीड करेंगे, ओके। तो पहला देखो 10,000 यूनिट थी, मैंने लिख दिया। 1 महीने का टाइम था, वो भी लिख दिया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है, तो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन कहाँ यूज करेंगे वो मैं बता दूंगा आपको, एज ऑफ नाउ उसको छोड़ दो। अब क्या है, जो डेटा है वो लिखने का। अब ABC है, इसका देखो मंथ कितना है, 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना। यहाँ पे कितना, 1 महीना था, तो मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे कितना है, 1.5 2 2.5 3, तो यही पूरा पीरियड यहाँ पे लिखना है। तो देखो 1.5 2 2.5, ये 2.5 है और ये 3। आई बात समझ में। अब इसके अंदर यूनिट लिख लेंगे। तो यूनिट कैसा आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा था 15,000 20,000 25,000 30, पहले वाले में कितना था 10,000, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे यूनिट्स। ये डेटा हम लोग ने कंप्लीट किया। अब आप लोग बोलेंगे सर ये बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कि कैसे क्या करना है। तो मैंने क्या कहा, सिर्फ फॉर्मेट बनाओ, कितना, मिस्टर चीकू लिखो, प्रेजेंट पॉलिसी, और उसके बाद कितनी पॉलिसी है उसके कॉलम बनाओ, पर्टिकुलर परसेंटेज पर यूनिट। ये कॉलम तो बना सकते हो कि नहीं, यस और नो, इतना याद रखना है। बाकी जो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना वो लिखने का। जैसे 10,000 यूनिट है तो प्रेजेंट पॉलिसी में जाके 10,000 यूनिट लिख दिया। फिर उसका 1 मंथ का पीरियड है तो 1 मंथ इधर लिख दिया। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन बाद में आता है तो इसलिए इसको अभी होल्ड पे रखा है, तो इसको होल्ड पे रखेंगे हम लोग। बाकी इन्फॉर्मेशन देखो, कलेक्शन पीरियड यहाँ पे भी दिया है, यूनिट यहाँ पे भी दिया है, तो इस डेटा को हम लोग प्लेस कर देंगे यहाँ पे। आई बात समझ में, यस और नो। फिर आगे बढ़ेंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो इज 22% एंड करंट बेट है। अब इसको कैसे मर्ज करेंगे, तो सबसे पहला जैसे ही आपने फॉर्मेट लिखा, आपको ये फॉर्मेट लिखना है। कौन सा फॉर्मेट है ये, सेल्स क्रेडिट, उधार वाला जो बेचा, माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये लिखना है। सेल्स के अंदर आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो, मतलब जो सेल कर रहे हो, जैसे आपका मोबाइल का धंधा है, मोबाइल का बिजनेस है, तो मोबाइल सेल कर रहे हो, तो मोबाइल सेल कहाँ से सेल करोगे, जब तक आप परचेज नहीं करोगे तो सेल होगा क्या। तो मतलब सेल करने के लिए जो खर्चा होता है, डायरेक्ट खर्चा होता है, तो मोबाइल बेच रहे तो मोबाइल का खरीदने का खर्चा वेरिएबल होता है, वो माइनस करो तो कंट्रीब्यूशन आएगा। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करो। फिक्स कॉस्ट क्या होता है, आप सेल करो या मत करो, अब मोबाइल आप बेच रहे, जिस दुकान में आप बेच रहे हो भाड़े पे, तो उसका रेंट जा रहा है,
तो आप चाहे 1 यूनिट बेचो या मत बेचो या 1000 यूनिट बेचो, आपको तो फिक्स खर्चा आएगा ही आएगा। यस और नो? तो ये मेन खर्चा होता है वेरिएबल और फिक्स, इसको माइनस करेंगे, एंड में आएगा प्रॉफिट। बस इतना याद रखना है। ओके, अब करेंगे आगे का। अब वेरिएबल देखो, कंट्रीब्यूशन रेशियो दिया है। अब कंट्रीब्यूशन रेशियो कैसे समझने का? कंट्रीब्यूशन रेशियो देखो ये दिया है कि नहीं? कंट्रीब्यूशन ये कितना है? 22%। तो मैं यहां लिख दूंगा 22%। आई बात समझ में? देखो जो जैसा दिया है हम लोग सिर्फ वैसे ही करते जा रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन रेशियो 20%। और आपको मैं बता दूं ये कंट्रीब्यूशन कैसे आया? सेल्स के अंदर वेरिएबल माइनस किया तब जाके कंट्रीब्यूशन आया ना। तो जब कंट्रीब्यूशन इज 22% तो ये किस पे निकला होगा? सेल्स पे ही निकला होगा, जाहिर सी बात है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? इसको 100 लिखेंगे, क्योंकि ये जो 22% है, ये जो 22% है, 22% को हम लोग कैसे लिखते हैं? 22 डिवाइड बाय 100। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है C/S, मतलब कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल। तो कंट्रीब्यूशन अगर 22 है तो ये कितना हो गया? 100। अब जब ये 100 है, ये 22 है, तो ये कितना आएगा? वेरिएबल माइनस कर दो तो आ गया आपका 78। आई बात समझ में? अभी तक हम लोग ने कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया, जो डेटा यहाँ पे दिया था उसी को हम लोग प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, एक ये कॉस्ट ऑफ कलेक्शन अभी तक यूज नहीं किया, ये हम लोग यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। करंट बैड डेट लॉग इज 0.5%, ये इसके साथ हम लोग मर्ज करेंगे, अभी नहीं है। और ये कलेक्शन कॉस्ट इसके साथ मर्ज करेंगे। ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देता हूं। तो अभी तक हम लोग ने क्या नहीं यूज किया? अभी तक एक ये 2000 का कलेक्शन कॉस्ट इसके साथ यूज करेंगे, और सॉरी इसके साथ यूज करेंगे, और ये जो बैड डेट है ये हम लोग इसके साथ यूज करेंगे। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न इसको भी मैं सर्कल कर लेता हूँ, बाद में यूज होगा। इसको भी मैं सर्कल कर लेता हूँ, बाद में यूज होगा। आई बात समझ में? तो जो जो सर्कल किया है ये अभी हम लोग को करना बाकी है, तो ये हम लोग करेंगे। लेकिन अभी जितना डेटा दिया है उतना कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 10,000 यूनिट लिखा था, यहाँ 5 रुपीज़ पर यूनिट है, ये लिखना हम लोग भूल गए थे, तो ये लिख लेते हैं। तो सेल्स है ना, तो सेल्स में जाने का, सेल्स इज पर यूनिट इज 5। आई बात समझ में? समझा कि नहीं समझा? तो अब ये आ गया। अब हम लोग है ना इसको फिल करने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे फिल होगा। अगर आपने यहाँ पे 10,000 यूनिट बेचा है, प्रेजेंट पॉलिसी में आपने कितना यूनिट बेचा है? 10,000। रेट कितना है? 5। तो सेल 5 के हिसाब से करेंगे तो कितना आएगा? 50,000 आएगा। सेम वे में यहाँ पे 15,000 है, यहाँ पे 5 रुपए के हिसाब से सेल किया तो कितना आएगा? 75,000। यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पे 5 रुपए के हिसाब से सेल किया तो कितना आएगा? इतना। 25,000 5 के भाव से करेंगे तो कितना आएगा? 30 5 के भाव से करेंगे तो कितना आएगा? समझ में आया ये पार्ट? आई बात समझ में कि नहीं? देखो ये डेटा आया, ये डेटा ऑलरेडी अवेलेबल था, हम लोग ने इसको यूज करके ये पूरा फिल कर लिया। आई बात समझ में? अब देखो, अब इस यहां का दो डेटा है ना, ये दोनों डेटा अपने पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यही डेटा था, इसकी वजह से पहला कॉलम ये रो आ गया, ये वाला रो हम लोग ने निकाल लिया। अब ये दोनों कैसे निकालेंगे? ये दोनों कॉलम, तो इसका परसेंटेज दिया है कि नहीं दिया है? तो एकदम सिंपल लॉजिक लगाने का। अगर 100 50,000 है, ध्यान से सुनना, अगर 100 50,000 है तो 78 कितना? तो 78 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 100। फिर से 78 मल्टीप्लाई बाय 50,000 डिवाइड बाय 100, तो करेंगे तो कितना आएगा? 39,000। करके देख लो, करके देख लो। यहां पे मैं बता देता हूं, एक 78 मल्टीप्लाई बाय 50,000 डिवाइड बाय 100, 39,000। देखो आया कि नहीं आया? तो सेम वे में यहाँ पे तो ये भी ऐसी होगा। तो 75,000 इंटू 78 डिवाइड बाय 100, तो ये करेंगे तो कितना आएगा? आई बात समझ में? तो यहाँ पे मैंने ऐसा ही डाल दिया है 75,000, ये फॉर्मूला डाला है तो आ जाएगा। आप लोग डायरेक्टली कैलकुलेटर से करेंगे। अब 1 लाख अगर 100 है, 78 कितना? तो 1 लाख इंटू 78 डिवाइड बाय 100, तो 78,000 आएगा। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। सेम वे में 1,25,000 इंटू 78 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये अमाउंट। 1,50,000 इंटू 78 डिवाइड बाय 100, 1,17,000। जब ये दोनों कॉलम आ जाएंगे तो ये थर्ड कॉलम निकालने की जरूरत बहुत ईजी है। ये इसमें से ये माइनस करो तो ये आ जाएगा। तो 50 में से 39 गया, कितना बचा? 11,000। 75 में 58 गया तो कितना बचा? 16,500। ऐसे ही कर लेंगे, ये अमाउंट आ गया। तो देखो एक ही डेटा के हिसाब से हम लोग का ये तीनों फिल हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो? ठीक है। अब हम लोग करेंगे फिक्स कॉस्ट को निकालने की कोशिश करेंगे। अब फिक्स कॉस्ट
अगर क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं दिया, और अगर कभी फिक्स कॉस्ट नहीं दिया जाता है ना तो अपने को एवरेज रेट देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? एवरेज रेट। लेकिन यहाँ पे एवरेज रेट कहीं पे भी नहीं दिया है, तो हम लोग फिक्स कॉस्ट को क्या मानेंगे? ज़ीरो मानेंगे। तो सब जगह पे क्या करने का? ज़ीरो लेने का। ऐसा केस आएगा नहीं, लेकिन तो भी एज ऑफ नाउ हम लोग के पास नहीं है तो हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जाएंगे। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो 11,000 0 माइनस 11 हो जाएगा, तो कितना आएगा? 11 ही आएगा। तो ये भी सेम अमाउंट आने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 16,500, 22,000, 27,500, 33,000। आई बात समझ में? ये डेटा इतना कंप्लीट हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। अब कुछ नहीं है, अब बहुत सिंपल हो जाएगा। आपको अगर ये फॉर्मेट याद नहीं आता तो मेरा फॉर्मेट का एक वीडियो है, वो आप जाके रेफर करो तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। फिर ये वीडियो देखना तो आपको पूरा क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि ये बोलना क्या चाहता है। ठीक है, अब ये प्रॉफिट आया ना, प्रॉफिट के अंदर आपको 3-4 चीज़ें माइनस करनी है। पहला बैड डेट्स, कलेक्शन कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, और हाँ 3 चीज़ के ऊपर आपको फोकस ज़्यादा करना है। बैड डेट्स, कलेक्शन कॉस्ट, डिस्काउंट भी कभी कभी आता है डिस्काउंट, और चौथी चीज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो एक एक करके लेंगे। तो सबसे पहला हम लोग क्या लेंगे? बैड डेट्स। तो बैड डेट्स माइनस करेंगे। याद रखना है सेल्स माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट के बाद रिसीवेबल मैनेजमेंट में आपको 4 एक्सपेंस माइनस करने हैं: बैड डेट्स, कलेक्शन कॉस्ट, डिस्काउंट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहला बैड डेट्स लेंगे। तो बैड डेट्स देखेंगे तो प्रेजेंट सिचुएशन में कितना था बैड डेट्स? तो यहाँ पे 0.5 था। तो इसका मैं एक ऊपर लाइन डाल के परसेंटेज लिख देता हूँ, क्योंकि ये परसेंटेज में दिया है। कभी कभी परसेंटेज नहीं, अमाउंट रहेगा, जैसे 1000, तो आपको फिर परसेंटेज बना, ये वाला कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो परसेंटेज पहले में कितना है? 0.5 है, तो मैं यहाँ लिखूँगा 0.5। दूसरे में कितना है? 1%, 2%, 3%, 4%, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4% आएगा। समझ में आया? अब ये परसेंट आया, तो ये बैड डेट्स किसके ऊपर रहता है? तो जितना माल आप सेल करते हो उसके ऊपर जो कस्टमर पैसा नहीं देता उसको बैड डेट्स बोलते हैं। आई बात समझ में? तो बैड डेट्स इज नथिंग बट इज ए लॉस विच कस्टमर आर नॉट पेइंग और नॉट विलिंग टू पे, मतलब नहीं बोल रहा है, पे ही नहीं करेगा और हम लोग ट्रेस भी नहीं कर पा रहे। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? सेल्स का निकालेंगे। तो सेल्स कितना है? 50,000, 50,000 का 50%, 0.5%, तो 250 आया। देखो यहाँ पे 50,000 इंटू 0.5, यहाँ पे 75,000 इंटू 1%, तो कितना आएगा? 750 आएगा। तो 75,000 इंटू 0.1%, दूसरे में 70, 1 लाख का 2% तो 2 लाख आएगा, 2,000 आएगा। 1,25,000 का 3% निकालेंगे तो 3750 आएगा। देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला रखा है तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है। और यहाँ पे निकालेंगे तो 1.5 लाख का 4%, तो आपको आएगा आंसर 6,000। तो ये बैड डेट्स हो गया। ठीक है, तो हम लोग ने ये वाला बैड डेट्स का भी कर लिया। ठीक है, ये बैड डेट्स का भी कवर हो गया, ये भी हम लोग ने कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी लिख लिया। अब बचा ये, तो अब कलेक्शन कॉस्ट लिखेंगे। तो नेक्स्ट इज कलेक्शन कॉस्ट। ठीक है, कलेक्शन कॉस्ट पहले में कितना था? 2,000, तो 2,000 लिख लेंगे। दूसरे में कितना था? 2.5, 3, 3.5, 4, तो इंक्रीज हो रहा है, तो 2.5, 3, 3.5, 4, तो देखो 2,500, 3,000, 3,500, 4,000। तो कितने खर्चे माइनस करने बोला था? तो 4, बैड डेट्स, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, कैश डिस्काउंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आप कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, तो कैश डिस्काउंट लिखा, लेकिन कैश डिस्काउंट यहाँ पे कहीं पे भी दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? 0, 0 करके छोड़ देंगे। आई बात समझ में? चौथा क्या माइनस करने का? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन जैसे ये 3 हो गया ना, बीसीसी, बैड डेट्स, कैश डिस्काउंट और कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, ये बीसीसी माइनस करने के बाद जो आएगा वो प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करके रखना है। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि टैक्स भी भरना पड़ता है ना हम लोग को, तो टैक्स भरना पड़ेगा। तो पहले ये माइनस कर लेंगे, तो 11,000 में से 250 माइनस करो, 2,000 माइनस करो, कितना आएगा? 88750। ठीक है, तो 11,000 माइनस 250 माइनस 2,000, तो इतना आएगा। सेम वे में 16,000 माइनस 750 माइनस 2,500, तो कितना आएगा? 13,250। 22,000 इंटू 22,000 माइनस 2 माइनस 3, तो यहाँ पे आएगा 17,000।
फिर 27,500 माइनस 3,750 3,500, तो यहाँ पे आएगा 20,250। यहाँ पे माइनस करेंगे 33 माइनस 6 माइनस 4, तो 33 में से 10 गया 23। तो ये आ गया आपका बिफोर टैक्स। तो सबसे पहला क्या करने का, सेल्स माइनस वेरिएबल करके ये वाला फॉर्मेट याद रखो। तो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट के बाद कितने खर्चे माइनस करने का, कितने खर्चे माइनस करने का, 4। बैड डेट्स, कैश डिस्काउंट, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन बीसीसी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बाद में टैक्स के बाद माइनस करने का। तो पहले 3 माइनस करने का, उसके बाद आपको 4th वन माइनस करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये वाला हम लोग ने माइनस किया तो हम लोग को मिला कितना, अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, ये आ गया। अब आपको पता है बिफोर टैक्स है तो टैक्स माइनस करना पड़ेगा, तो लेस टैक्स कितना परसेंट दिया है, 15% दिया है। तो ये भी यूज़ कर लेंगे, ये भी यूज़ हो गया, ये भी यूज़ हो गया, ये भी यूज़ हो गया, सब यूज़ हो गया। देखो ये भी यूज़ हो गया, ये भी यूज़ हो गया, ये भी यूज़ हो गया, ये भी यूज़ हो गया। अब बचा सिर्फ ये दो, एक ये वाला और एक ये वाला। तो 15% है, टैक्स माइनस करो तो टैक्स है, तो जो अमाउंट आएगा उसका 15%, तो निकालो। तो 8750 इंटू 50.15 मतलब 15%। सेम वे में 13,250 का 15%, फिर 17,000 का 15%, फिर 20,250 का 15%, फिर 23,000 का 15%, ये आया। माइनस करो तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो 8750 माइनस 1313, तो ये माइनस करेंगे तो इतना आएगा। फिर 13,250 माइनस 1988, इतना आएगा। 17,000 माइनस 2550, तो इतना आएगा। 20,250 माइनस 3,038, इतना आएगा। 23,000 माइनस 3,450, इतना आएगा। आई बात समझ में, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब लास्ट वाला जो बचा है ना आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो अपने को माइनस करना है। तो लेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन डेटर जो कि दिया है 20%। अब इसका मैं मीनिंग समझाऊंगा और उसके बाद इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे कैलकुलेशन बताऊंगा। सबसे पहले आपको फॉर्मेट समझ में आया, क्या करना है, पहले जितने कॉलम है जितनी पॉलिसी है वो बना लो। तो एक पॉलिसी दिया था 4 और बनानी, तो 5 बन गए, ठीक है। परसेंटेज पर यूनिट बना लो, उसके अंदर जो भी डेटा दिया है 1 मंथ 2 मंथ जो भी है डेटा लिख दो। उसके बाद सेल्स माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन करके प्रॉफिट लेके आओ। प्रॉफिट के बाद आपको कितने खर्चे माइनस करने, 4। ऐसे याद रखो, बीसीसी और एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बीसीसी में बैड डेट्स, कैश डिस्काउंट, कॉस्ट कलेक्शन, तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स माइनस करो तो अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। अब आप लोग बोलेंगे सर ये तो फॉर्मेट हम लोग रट्टा मार रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग की जो प्रेजेंट पॉलिसी है, प्रेजेंट पॉलिसी में हम लोग ने प्रॉफिट कमाया कितना, 11,000। प्रेजेंट पॉलिसी में हम लोग ने प्रॉफिट कितना कमाया, 11,000। अब 11,000 पे हम लोग को 250 रुपये का लॉस भी होता है, हमने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन किया 2,000 का, तो हमें एक्चुअल में प्रॉफिट कितना आया, 8,750। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा, तो 15% टैक्स दिया, 1300 रुपया, 1313। तो मुझे आफ्टर टैक्स कितना बचा, 7,438 रुपया मुझे प्रॉफिट हुआ। अब ये 7,038 रुपये में मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस करूंगा। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो ये प्रेजेंट पॉलिसी के हिसाब से हम लोग को प्रॉफिट कितना हो रहा है, 7,438 रुपया हो रहा है। तो सेम वे में पॉलिसी 1 के हिसाब से कितना प्रॉफिट होगा, पॉलिसी बी के हिसाब से कितना प्रॉफिट होगा, पॉलिसी सी के हिसाब से कितना प्रॉफिट होगा, पॉलिसी डी के हिसाब से कितना प्रॉफिट होगा, वो निकाल लेंगे। तो ये हम लोग ने निकाल लिया। अब बोलेंगे सर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों निकाल रहे हैं हम लोग। अब मैं आपको बताता हूं। अब देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, आपने 1 महीने का क्रेडिट दिया, उधार दिया, जिसकी वजह से सेल कितना हुआ, 50,000 का हुआ कि नहीं हुआ। ये 50,000 आपका ब्लॉक हुआ कि नहीं हुआ। तो 1 महीने के लिए आपने 50,000 का सेल किया, इसका मतलब 50,000 आपका चला गया आपके हाथ से। अब आपके पास वो 50,000 नहीं है, लेकिन यही 50,000 अगर मैं कहीं और इन्वेस्ट करता तो मुझे कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मिलता ना। तो वही बात है कि जो ये 50,000 आपने उधार पे दिया, सामने वाले को आंख बंद करके कि भाई ये बंदा है मैं इसको उधार देता हूं बाद में पैसा देगा, यही 50,000 मैं कहीं और इन्वेस्ट करता तो मुझे कितना मिलता। तो इसीलिए बोलते हैं उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर। तो डेटर में आपने कितना इन्वेस्ट किया, 50,000 इन्वेस्ट किया। अब वो 50,000 में कहीं और इन्वेस्ट करता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में दिया है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, मतलब मार्केट में 20% रिटर्न चल रहा है। तो इसका मतलब मैंने 20% सेक्रीफाइस कर दिया। ये 50,000 कमाने के लिए उधार पे माल बेचा, जिसकी वजह से मैंने 20% गवा दिया।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई कि इसको कमाने के लिए 50,000 कमाने के लिए मैंने ये 20% खो दिया, तो ये 20% मुझे निकालना है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला कैसा है कि टोटल कॉस्ट लेने का। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पे अपने पास सिर्फ वेरिएबल है, ठीक है, 39, 58, 78, 97, 500 और 1,17,000, तो वो लेंगे, ठीक है। कलेक्शन पीरियड हर एक का अलग है। देखो कलेक्शन पीरियड कितना, 1 मंथ, 1.5, 2 मंथ, 2.5, 3 मंथ, तो कलेक्शन पीरियड भी है। डिवाइड बाय 12, 365, 360, ये 365 नहीं है, 360 और 52, तो यहाँ पे मंथ में डेटा है तो डिवाइड बाय 52 करेंगे। वीक होता तो डिवाइड बाय 52 करते, सॉरी, अगर मंथ होता तो डिवाइड बाय 12, वीक होता तो डिवाइड बाय 52, और अगर ये डेज होता तो आइदर 365 और 360 डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 20% है, तो निकाल लेंगे। अब निकालने में कुछ नहीं है, तो पहला वाला कैसा आएगा, पहले वाले का आपका रिटर्न कितना है, सॉरी वेरिएबल कितना है, फिक्स कॉस्ट तो दिया नहीं है, तो 39,000, 58,500, 78,000, 97,500, 1,17,000, तो यही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो पहला जो लिखेंगे वो लिखेंगे कुछ इस तरीके से, 39,000 इंटू, तो आपका टोटल कॉस्ट कितना हो गया यहाँ पे 39,000, इसको मैं फ्रीज करता हूँ, ये देखो ये 39,000 आएगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो दिया नहीं है, सिर्फ 39,000 फिक्स कॉस्ट हमारे पास नहीं है, तो 39,000 इंटू कलेक्शन पीरियड कितना है 1 मंथ, तो 1 डिवाइड बाय 12 इंटू 20%, तो 20% तो फिक्स रहेगा, 1 डिवाइड बाय 12 क्योंकि यहाँ पे 1 मंथ है, यहाँ पे कितना आएगा 1.5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2 मंथ आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2.5, यहाँ कितना आएगा 3, तो ये 20% लास्ट में जो दिया है ना ये वाला पार्ट ये तो सेम रहने वाला है। ये जो 1 डिवाइड बाय 12 लिखा है ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 1.5 डिवाइड बाय 12, यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 12, यहाँ पे 2.5 डिवाइड बाय 12 और यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 12, और यहाँ पे 39,000 लिखा है तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 58,500, यहाँ पे कितना लिखेंगे 78,000, यहाँ पे कितना 97,500 और यहाँ पे 1,17,000। तो सेम वे में देखो यहाँ पे किया है मैंने, तो आपको दिखेगा, देखो आया कि नहीं आया, तो देखो 39,000 था तो यहाँ 39, यहाँ कितना 58,500, तो देखो यहाँ पे 58,500 किया कि नहीं किया। यहाँ 1 डिवाइड बाय 12 था, यहाँ पे देखो 1 डिवाइड बाय 12 है, तो यहाँ पे कितना मंथ है 1.5 है, तो यहाँ पे 1.5 डिवाइड बाय 12 करने का, ठीक है। यहाँ पे कितना है 2 है तो 2 डिवाइड बाय करें, यहाँ पे 2.5 है तो 2.5 करने का, यहाँ पे 3 है तो 3 करने का। बाकी ये जो लास्ट वाला 20% है ये तो फिक्स रहेगा। और अमाउंट देखो 78,000 यहाँ पे है, 97,500 यहाँ पे है, 1,17,000 यहाँ पे है, तो ये वाला अमाउंट लेंगे। बस इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ अमाउंट आएगा, तो इसका आएगा 650, इसका 1463, इसका 2600, इसका 4063, इसका 5850। ये अमाउंट आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा। अब इसको क्या करना है 11,000 में से माइनस करो, तो जब 11,000 में से आप इसको माइनस करेंगे तो 650 माइनस करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नेट बेनिफिट, तो आएगा 6788। फिर 16,500 में से 1463 माइनस करेंगे तो आएगा 9,800। फिर 22,000 में से 2,600 माइनस करेंगे तो 11,850। फिर 27,500 में से 4,000 माइनस करेंगे तो आएगा 13,150। फिर 33,000 में से इतना माइनस करेंगे तो आएगा 13,700। तो जैसे ही ये आप अपना क्वेश्चन खत्म हो गया, तो जिसका नेट बेनिफिट ज़्यादा आएगा वो पॉलिसी सेलेक्ट कर लेंगे। तो प्रेजेंट पॉलिसी के हिसाब से आपका प्रॉफिट कितना था, प्रेजेंट पॉलिसी के हिसाब से आपका प्रॉफिट कितना था 6,788। अब जो पॉलिसी में इससे ज़्यादा होगा हम लोग वो पॉलिसी सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखें पॉलिसी ए में 9,800, तो बढ़ गया है, ये वाला सेलेक्ट करेंगे। लेकिन देखो बी में 11,000 हो गया कि नहीं हो गया, तो बी में 11 है तो 11 वाला सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन फिर आगे देखेंगे तो देखो 13,000, फिर देखेंगे तो 13,700, तो सबसे ज़्यादा डी में दिख रहा है तो डी वाला सेलेक्ट करेंगे। तो नीचे आपको जाके लिख देना है कि वी विल सेलेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे वी विल सेलेक्ट पॉलिसी डी बिकॉज हिज नेट बेनिफिट इज मैक्सिमम।
आई बात समझ में? यस और नो? तो दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट। तो आपको फॉर्मेट भी अच्छे से एक्सप्लेन हो गया, आपको कैलकुलेशन भी अच्छे से फ्रेम हो गया। अब इसका एक क्वेश्चन और करेंगे, थोड़ा सा एडवांस वाला, थोड़ा सा ट्रिकी वाला, और फिर इसमें हम लोग आगे का देखेंगे, ठीक है? तो बाय द टाइम आप इसको रेफ़र करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।